हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अफगानिस्तान में अमेरिका का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तालिबान के अल्टीमेटम के वक्त में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। तालिबान ने धमकी दी है कि 31 अगस्त के बाद कोई भी अमेरिकी फौजी किसी भी हाल में काबुल पर नहीं होना चाहिए। हर अमेरिकी फौजी को बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। इतना ही नहीं, तालिबान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब पूरे तरीके से तालिबान का राज चलने वाला है। पूरे काबुल एयरपोर्ट के आसपास तालिबान का कब्जा है और लोगों को अब तालिबान के एयरपोर्ट नहीं पहुंचने दिया जा रहा। वहां पर अब दहशत की तस्वीरें स्पष्ट दिखाई दे रही। इस बीच आज सुबह सुबह एक खबर आई कि एक रॉकेट के अटैक किए गए हैं और उसके साथ साथ अमेरिकी सेना जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद थी, उसने हाई अलर्ट पर होते हुए रॉकेट के इस अटैक को डिफेक्ट कर दिया और रॉकेट का अटैक नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ने रॉकेट अटैक कर एक विस्फोटक से लदी हुई गाड़ी को उड़ा दिया है और उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुल मिलाकर पूरे अफगानिस्तान में और खास करके काबुल में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है। लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि अगले 24 घंटे के बाद जैसे ही अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने की मियाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा तालिबान का असली कहर। और आज इसी बातचीत पर हम रहेंगे कि अब तालिबान की सूरत क्या होगी, वहां पर क्या कुछ होगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे वीडियो जो आने वाले तालिबान के शासन की एक झलक आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बढ़िया हमारे साथ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि अफगानी फौज के पास अब हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा होने जा रहा है और ये मामूली हथियार नहीं है। वो हथियार हैं जो अमेरिका के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले खतरनाक अखबार हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तालिबान के पास 22,000 से ज्यादा हमवी व्हीकल्स होंगे, 8,000 से ज्यादा ट्रक्स हैं, 600 से ज्यादा आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं, 1 लाख से ज्यादा रेडियोज हैं, 155 माइन प्रूफ व्हीकल, 170 के आसपास बख्तरबंद गाड़ियां, 64,000 मशीन गन, 16,000 से ज्यादा नाइट विजन डिवाइसेस, 3.5 लाख से ज्यादा असॉल्ट राइफल और 176 आर्टिलरी गन्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी खासी देश के फौज के पास भी इतना पैसा नहीं होगा, इतना हथियार नहीं होगा। इसके साथ साथ कई तरह के हवाई जहाज भी उनके हाथ लगे हैं, जिनमें 33 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, 4 C-130 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं, 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, 23 सुपर ड्रोन्स हैं, 43 AMD-50s हैं। उसके बाद फिर तमाम अन्य तरह के हेलीकॉप्टर्स, सेस्ना वगैरह सब मिला जुलाकर उनके पास ये पूरी एयरफोर्स की पावर है। अब आप समझ लीजिए कि तालिबान किस तरीके से अपने देश को चला सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बस इस छोटे से ब्रेक के बाद हम कुछ ऐसे वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं जिसके आधार पर आप समझ सकेंगे कि तालिबान की सरकार कैसी होगी। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैसन जी होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, तारिक फतेह साहब हमारे साथ रहेंगे, मुस्कान सदर जी रहेंगे जो कि अफगानिस्तान पुलिस में काम कर चुकी हैं, और अशोक शजनहार पूर्व राजनयिक हमारे साथ होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं मुकाबला। इससे पहले कि हम मुकाबला शुरू करें, आपको जन्माष्टमी को लेकर ब्रजभूमि में जो दो जोरदार उल्लास मच रहा है, जो वहां पर जय जयकार हो रही है, इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में कान्हा के द्वार पर पहुंचे हैं और योगी यहां पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में कान्हा के दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मथुरा की लाइव तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यहां पर पूजा कर रहे हैं और ये तस्वीरें अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत की। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। हमारे साथ इस बहस में शामिल हैं मेजर जनरल संजय मैसन, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, तारिक फतेह साहब, मुस्कान सदर जी और उसके साथ साथ अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि इस बहस को शुरू करें, मैं कुछ आपके सामने तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अभी आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप पूरे टीवी स्टूडियो में मुझे देख रहे हैं क्योंकि इस पूरी बहस को मैं आगे लेकर चल रहा हूं। लेकिन अब जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के टेलीविजन की। ये तस्वीर मेरे पीछे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप टेलीविजन एंकर देख रहे हैं जो अफगान टीवी पर मौजूद हैं, और उनके साथ साथ जरा बंदूकधारियों को देखिए गौर से। जो मेहमान डिबेट के लिए वहां टीवी शो में आए हुए हैं, उन सबके पीछे बंदूकधारी हैं और टीवी एंकर के पीछे 2 बंदूकधारी हैं जो कि मौजूद हैं। आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर देखिए, आपको ये पूरे अच्छे तरीके से दिखाई देगा।
टीवी एंकर जो अफगानिस्तान के हैं उनके साथ कैसे तमाम बंदूकधारी मौजूद हैं और अफगानिस्तान टीवी के ये एंकर जो अपने शो को, डिबेट शो को कंडक्ट कर रहे थे तालिबान के कुछ लीडर्स के साथ, उनके पीछे बंदूक किस तरीके से लेकर खड़े हैं तालिबान के समर्थक या मिलिशिया, यह तस्वीर आपको बताती है कि अगले 24 घंटे के बाद अफगानिस्तान में सब कुछ कितना आजाद होने जा रहा है। इस व्यंग को अगर आप बेहतर तरीके से समझ सकें तो अंदाजा लगाइए, यह है अफगानिस्तान टीवी की आज के हालात। अब एक दूसरी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह आप देखिए, काबुल में जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और इस ट्रैफिक जाम को ठीक करने के लिए तालिबान के लड़ाके क्या हथियार कर रहे हैं, यह इस्तेमाल देखिए। यह तस्वीर देखिए किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही हैं ताकि लोग वहां से भाग सकें। यह काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। लोगों को तितर बितर करने के लिए अफगान के काबुल राजधानी में तालिबान के लड़ाके हवा में गोलियां चला रहे हैं ताकि लोग तितर बितर हो सकें। यह अफगानिस्तान के आज के मौजूदा हालात हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी बातचीत। सबसे पहले मेजर जनरल मेसन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए, ये जो तस्वीरें अभी मैंने अपने दर्शकों को दिखाई, ये अब अफगानिस्तान में कितनी आम होने जा रही है और किस तरीके से अब 24 घंटे बाद जो नया निजाम होगा वो क्या करता दिखाई देगा अफगानिस्तान में? आपके चैनल के माध्यम के जरिए मैं सबको हैप्पी जन्माष्टमी बोलना चाहूंगा। और जो ये अभी आपने तस्वीरें दिखाई, इससे साफ जाहिर है ये ऑर्डर ऑफ द डे है जो अफगानिस्तान में होगा और होने वाला है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं वहां पर था, इतने टीवी चैनल्स में फ्रीडम था, वहां के टीवी चैनल्स में, मैं कई टीवी चैनल्स में गया था और वहां मैं इतनी फ्रीडम देखता था। उसमें मैक्सिमम जो एंकर्स थे वो काफी विमेन थी, आजादी थी, उनका पूरा व्यूज था प्रोजेक्ट करने का। पर अभी आप देख लिए पूरा, मतलब ये तो टेररिस्ट कंट्रोल्ड टीवी स्टूडियो बन चुका है और वो एंकर के चेहरे में एक डर भी दिख रहा था। तो ये होने वाला है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन ये तालिबान आया था 16 की सुबेरे से, आपको सबसे पता होगा कि सबसे पॉपुलर टीवी वहां पर इंडिया का था। इंडियन चैनल्स वर सो पॉपुलर, मतलब वहां पर हमारे प्रोग्राम्स इतने पॉपुलर थे। और उसके बाद टर्की के थे, सारे हटा दिए उस दिन। और आपको पता है किसके चल रहे हैं अभी? पाकिस्तान के। ये तो शरेआम सबूत है कि पाकिस्तान के चैनल क्यों आ गए। एकदम पूरा एवरीथिंग इज नाउ कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। ये हैरानगी की बात है। और जो ये आपने ट्रैफिक जैम दिखाया और ये गोलियां चल रही हैं, ये ऑर्डर ऑफ द डे है। और मैं आपको बताऊंगी, ये तो अभी चीजें और खराब होंगी। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी है और अभी आपकी जानकारी के लिए मुल्ला बरदर और उसकी टीम जो है वो कंधार में गई है। वहां पर ये जो सो कॉल्ड कतारी ग्रुप है या कंधारी ग्रुप, वो लगे हुए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। और उनका एक आइडिया है कि इसमें अर्स्टवाइल मुजाहिद को शामिल करें इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए। तो एक सीन वो है। दूसरा है जो हक्कानी, जिसमें अभी एलईडी वगैरह सब शामिल है, वो तो चाह रहे हैं कि किसी को शामिल नहीं करना है और सिर्फ उन्हीं की और तालिबान की गवर्नमेंट बने। तो एक ये भी ग्रुप है। तीसरा, कुछ ग्रुप कंसंट्रेट हो रखे हैं इधर जलालाबाद में, वहां पर तकरीबन 32 टेररिस्ट ग्रुप्स इकट्ठे हो रखे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो जो उधर नंगरहार का इलाका जो बिल्कुल बॉर्डरिंग पाकिस्तान है और वहां पर जो गवर्नर वगैरह वो उनका होना चाहिए। तो ये इतने इंटरनल चैलेंजेस तालिबान को आएंगे। एक तो ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, दूसरी बात है जो वहां की जनता के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 20 साल में वहां, खैर 20 साल तो मैं नहीं था, पर जो वहां एक 20 साल की उन्नति हुई है, वहां लोग इतने फ्री थे, इतनी डेवलपमेंट थी, इतनी आजादी थी, शादियां होती थी। मैंने तो वहां शादियों में ये भी देखा कि इंडियन साड़ीज इतनी पॉपुलर थी, वहां के लोग इंडिया को इतना चाहते थे। तो वो सब अभी चेंज होगा। तो वहां लोगों के अंदर जो एक फ्रीडम थी, एक लिबर्टी थी, तालिबान को वो भी अब बहुत मुश्किलात होगी, क्योंकि उनके अंदर एक जागरण पैदा हो चुकी है कि अब वो इन अपने लोगों को। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं मिस्टर साहब, वो अपने आप में बड़े चिंताजनक हैं। तारक फतेह साहब, आपका तजर्बा अफगानिस्तान जैसे हालात का तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब जो हालात अफगानिस्तान में होने वाले हैं, इसमें पाकिस्तान की भूमिका कितनी बड़ी होगी, पाकिस्तान का क्या क्या चेहरा हम अब देख पाएंगे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान कितनी सक्रिय भूमिका से अफगानिस्तान की बर्बादी पर बैठकर इतराएगा?
देखिए ये ऐसा जहर नहीं है जो ड्यूरेंट लाइन को फॉलो करेगा। दोनों साइड के ऊपर आप पश्तून नेशनलिज्म को थोड़ा जहन में रखिए कि वो है, चाहे तालिबान हो या उससे पहले की गवर्नमेंट थी या किंग जाहिर शाह थे या जो रेवोल्यूशनरी लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स जब आई, किसी ग्रुप ने आज तक ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई अफगानी लीडरशिप, लेफ्ट राइट, जिहादी किसी किस्म के ले लें, वो उस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो पाकिस्तान अपने आप अपना इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। पाकिस्तान का तालिबान और अपने सपोजिटली इस्लामिक सॉलिडारिटी वाले ग्रुप जो है, उनका है कि ये सेफ साइड हो जाए और वो उनके मातहत रहे, यानी पाकिस्तान की यहां से जो चाबी चलती रावलपिंडी में उससे कंट्रोल हो। लेकिन ये होगा नहीं। आज ही पाकिस्तान के 2-3 सोल्जर्स मारे गए फ्रॉम शूटिंग अक्रॉस द बॉर्डर। ये नहीं हो सकता कि रावलपिंडी में बैठे हुए पंजाबी पैन इस्लामिस्ट जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को लेके सौंप दें अफगानिस्तान के ऊपर या पश्तूनों पे। ये और इन पाकिस्तानियों के जहन में ये है कि ये तो पश्तून कोई बैकवर्ड टाइप के लोग हैं। आप देखिए कि बादशाह खान की डेथ के बाद भी गफार खान ने कहा था, फ्रंटियर गांधी ने, कि मुझे पाकिस्तान जैसी जगह में दफनाना नहीं है। लाखों के हिसाब से लोग जलालाबाद गए थे उनकी मैयत के लिए। आप देखिएगा कि दिस होल थिंग विल अनरैप एंड एक्सप्लोड इन पाकिस्तान फेस, क्योंकि बलूचिस्तान में जंग आजादी अलग चल रही है। ये वहां से डेथ स्क्वाड्स लेके इन्होंने भेजे हैं पाकिस्तान ने, जो अफगानिस्तान का बलोच प्रोविंस है, निमरोज वगैरह का जो इलाका है, these were Pakistani death squads that went there to carry out the killing। लेकिन ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, लॉ ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। ये ऐसे नहीं है कि आपकी मर्जी है कि आपका हाथ ऊपर भारी है तो आप कर देंगे। कंदहार, अफगानिस्तान, बमियान स्टैचूज, ये सब पूरा एक हिंदुस्तान, तारीखी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और पार्टीशन हुए हुए 70 साल हो गए, लेकिन ये आप देखिएगा कि पाकिस्तान खुद टूट जाएगा 2-4 एक आध जनरेशन में तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान ने कोई प्रेशर नहीं डाला पाकिस्तान में उनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने में। तब हालत ये है। जिस दिन हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस और एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स को पता, जहन में ये बात कन्विंस हुई कि बलूचिस्तान इज वेयर द वॉर विल बी वन और लॉस्ट, आप ये सारे तालिबान वहीं लैंडलॉक कंट्री के अंदर बंद हो जाएंगे, जिस तरह इन्होंने किंग जाहिर शाह को और उनके बाद की हुकूमतों को और अपने अमरुल्लाह सालेह के जो फॉलोअर्स हैं, बाय द वे, जो सब पंशीर वैली के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं जी, एंड दे विल गिव एन आर्म्ड रेजिस्टेंस टू दिस। और ये जो न्यूज कास्टर थे, मैं आपको बता दूं, ये कुछ ही दिनों की बात है, इनकी टाई वाई भी उतर जाएगी। ये तो टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर खबरें पढ़ा करेंगे। एंड पाकिस्तान कोशिश जितनी भी कर ले, ये ट्रायंगुलर सिचुएशन है कि चाइना इज इंटरेस्टेड इन दी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान। ईरान का अलग इशू फैला हुआ है। पाकिस्तान इज बैंकरप्ट फाइनेंशियली एंड इट कैन नॉट रन दिस फॉर एवर। लेकिन ब्लो बैक इसका पाकिस्तान में होगा, ना चीन को कोई फर्क पड़ेगा ना ही ईरान को। बिल्कुल, आप देखिएगा। लेकिन पाकिस्तान अभी इसको मानने से इनकार कर रहा है और यही बहस का मुद्दा भी है। फतेह साहब, मैं आता हूं आपके पास। मुस्कान जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। मुस्कान जी, अफगानिस्तान में रहने का अच्छा खासा तजर्बा है आपका, आप जानती हैं चीजों को। अभी जो तस्वीरें आ रही है बहुत दहलाने वाली हैं। 24 घंटे बाद एक भी अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान की धरती पर नहीं होगा। क्या होगा सूरत हाल अफगानिस्तान में? जी थैंक यू। बस अमेरिका जाने के बाद यही होगा कि वहाँ पे जो हालत है बदतर ही होगा। और अभी जो लोग वहाँ पे हैं, हाल ऐसे है कि सब जगह बंद है, बैंक बंद है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो सारे बॉर्डर्स है वो बंद है और एयरपोर्ट भी बंद है। एयरपोर्ट इसके बाद पता नहीं क्या होगा। जो अभी ये पाकिस्तान जो है इनकार कर रहे हैं
ये इसका इनकार की वजह ये है कि जो उन्होंने 20 साल ट्रेन दिया है लोगों, जो तालिबान लोग वहाँ पर थे, तो अभी जो 20 साल बाद जो उन्होंने ये वहशियों को वहाँ पे पहलाया है, वहाँ पे भेजा है, आज उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने तालिबान को खाना भी नहीं दे रहा है। जो तालिबान वहाँ पे है आम लोगों से खाना मांग रहा है और आम लोगों से मारपीट करके जबरदस्ती से खाना खाते हैं। और अभी जो पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि इसके बाद आगे क्या करें, वो इन प्लानों में उन जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं उनके लिए अभी बिजी है। ये भूल गए कि वहाँ पे जो तालिबान को भेजा है उनको खाना पीना भी दे, और इसके बाद वो लोगों को खाएंगे, वो भूख की वजह से लोगों को खाएंगे और कुछ नहीं करते। तालिबान को इतना नहीं सोचा था कि हमें इनको बेच के खाना भी दे और सपोर्ट करें। अभी खून खराबा के लिए वो लोग सोच रहे, बस पंजशेर के लिए वेट कर रहे कि पंजशेर उसका डिसाइड हो जाए। अगर पंजशेर के लिए भी वेट नहीं करे, अभी हालत ख़राब है, जो लोग अभी घर में नहीं रह रहे, जो लोग हैं अभी मतलब स्पेशली जो वहाँ पे शिया लोग हैं, शिया लोग को बहुत मार रहे हैं ये लोग और घर से बेघर कर रहे हैं, उनके लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं। अभी उनको ये तालिबान के पास एक मशीन जो आया है, वो कह रहे कि ये मशीन जो है अमेरिका लोग से मतलब उन्होंने चोरा है ये मशीन और तालिबान के हाथ में आया है कि वो हर एक घर में जाके लोगों को चेक कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट ले रहे कि कौन अमेरिका के साथ थे और कौन पुलिस आर्मी में और गवर्नमेंट में साथ काम करते थे। अगर इन लोगों का कोई मनहूस चेहरा नहीं है, कोई बदला हुआ नहीं है, कोई अच्छा तालिबान नहीं है, एडवांस तालिबान है, बहुत अच्छा ट्रेन किया हो गया है, इन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन दिया है इनको पाकिस्तान में कि इन लोगों को अभी पहले तो ये लोग इंग्लिश में भी बात नहीं करते थे, अभी इन्होंने इंग्लिश भी सिखाया है। ये तालिबान जो अभी नया वर्जन तालिबान आया है ये इंग्लिश में भी बात करते हैं। क्योंकि वहां पे जहाँ पे इन्होंने ट्रेन हुआ है वहां पे तो इंग्लिश भी चलते हैं ना, उर्दू भी चलते हैं और पश्तो भी चलते हैं, इसीलिए वो अच्छे खासे 3-4 लैंग्वेज में भी बात करती है। ये लोग अभी बहुत ट्रेन हो गए, बहुत एडवांस हो गया है, जैसे साइलेंट किलर हो गए ये लोग। बहुत बड़ी बात आपने कही, साइलेंट किलर हो गए लोग। जनरल कुलकर्णी, अभी जो स्थिति है इसके लिए हिंदुस्तान के लिए भी बहुत खतरा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब हमने देखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास भी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ रही हैं। ऐसे भी अब बर्फ पड़ने वाली है तकरीबन 1.5 महीने के बाद, तो कश्मीर में एक बार फिर से दहशतगर्दी बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि तमाम आतंकी संगठनों को तालिबान का समर्थन मिल रहा है। अजय, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से कार्रवाई और अगले 2 दिन में साफ ही हो जाएगा। 31 अगस्त की बात है, 31 अगस्त के बाद मेरे को तो लगता है आज शाम तक ही पूरा अमेरिका जो अपना इवैक्यूएशन खत्म कर देगा, क्योंकि उसके बहुत चंद एक आदमी ही रह गए हैं। ऐसी हालात में अब आज की तारीख में यही नहीं पता चल रहा है कि जो सरकार बनेगी किसकी बनेगी, कैसी सरकार बनेगी। ये तालिबान की अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो सोच है वो इंक्लूसिव होगा नहीं होगा, सिर्फ तालिबान की बनेगी, क्योंकि ISIS के जो है खुरासान ग्रुप वो भी अपना पावर जॉकिंग में लगा हुआ है, अकाली नेटवर्क भी लगा हुआ है, अपने ये जितने अपने तालिबान के वो लगे हुए हैं। तो ये जो पावर ग्रुप्स है, पावर सेंटर्स हैं, इनके कार्य बड़ी जबरदस्त है। जिस तरीके से मसूद अजहर जाकर के बरादार से कंधार ग्रुप में जाकर के मिला है, जिस तरीके से उसके बाद जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा ने उनके साथ रहने की वादा किया है, जिस प्रकार से POK में आकर के जश्न मनाया जा रहा है, जिस प्रकार से 250 आदमियों पे सोचा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से ढकेला जाए। तो ये जो 2 चीजें हैं पाकिस्तान की निगाह जो है, एक कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की तख्ता में अपना हिस्सेदार बने और बना रहे और उसकी हुकूमत चलती रहे रिमोट कंट्रोल के द्वारा, और दूसरा है किस प्रकार से उसकी जो मंशा है हेट इंडिया, भारत के बरखिलाफ उसकी जो मंशा है कि किस प्रकार से भारत को तोड़ा जाए, किस प्रकार से भारत को उसको ब्लीड किया जाए, किस प्रकार से भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, और उस मंशा को पूरा करने के लिए चीन उसके साथ खड़ा है।
और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हथियारों का पूरा जमावड़ा आज तालिबान का हाथ में है, वो तालिबान नहीं, तालिबान एक पर्यायवाची है पाकिस्तान। तो सारा का सारा ये पाकिस्तान जाना है, स्मॉल आर्म्स है उनमें कोई तकलीफ नहीं हो, बाकी जितना भी इक्विपमेंट है ये सारा का सारा पाकिस्तान वर्कशॉप में जाएगा, वहां रिपेयर होगा। चाहे चीन, ये हाई एंड इक्विपमेंट नहीं है, कोई हाई टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट नहीं है, चीन भी इसको रिपेयर कर सकता है, पाकिस्तान भी रिपेयर कर सकता है, तो सारा का सारा यहीं पर रहेगा। ऐसी हालात में जब इतने सारे हथियार अब AK-47 छोड़ करके M4 और M16 हथियार लेकर के ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तैयार बैठे हुए हैं, और अब तालिबान के बीच में भी जबरदस्त एक टसल है कि हक्कानी नेटवर्क लेगा, बरादर का ग्रुप लेगा, याकूब लेगा, अखुंज़ादा का, ये क्या होने वाला है इसका कुछ नहीं पता चल रहा। बहुत ही विचित्र स्थिति अभी पूरी दुनिया के सामने है। अशोक जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक जी, तालिबान की तरफ से एक ऑफर आया है, वो कहना चाहते हैं कि भारत के साथ वो व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं और पाकिस्तान के जरिए व्यापार के रास्ते खुले रखना चाहते हैं, भारत के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा एक दो तालिबान के नेताओं ने कहा है। आपको लगता है कि इसमें रत्ती भर सच्चाई है या ये सिर्फ दिखावा और एक तरह से दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो अभी ये मुस्कान कह रही थी, जो वहां पर वो बहुत नई चीजें सीख गए हैं, तो मैं ये कहूंगा यकीनन बहुत नई चीजें सीखे हैं। केवल अंग्रेजी बोलना ही नहीं सीखे हैं, परंतु कैसे PR savvy होना चाहिए, कैसे हाईटेक savvy होना चाहिए, कैसे वो चीजें कहनी चाहिए जो कि उनके विचार से लोग सुनना चाहते हैं। तो उसको मेरे विचार से वो कहने में अब पूरे अगस्त के महीने में वो एक ऐसे जिसे कहा जाए PR ब्लिट्स में वो शामिल हो गए हैं, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए जो हम वो तालिबान नहीं है जो 1996 से 2001 थे। हम तालिबान बदल चुके हैं, ये तालिबान 2.0 है। हम मानवाधिकारों को भी रिस्पेक्ट करेंगे, विमेन्स राइट्स को भी रिस्पेक्ट करेंगे, माइनॉरिटी को भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। और मेरे विचार से एक ये वाली जो है, ये भी उसी में एक कड़ी है जो कहते हैं जो हम सभी अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, भारत के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। परंतु देखिए, जो उन्होंने कहा है, चाहे अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 तारीख को हुई, 24 तारीख को हुई, उन्होंने सभी ये बातें कही जो हम कोई वेंजियंस नहीं लेंगे, हम किसी के विरुद्ध नहीं काम करेंगे, जो उन्होंने और अगर अमेरिका या ब्रिटेन के साथ काम किया हो, परंतु जो काम कर रहे हैं वो जमीन पर वो बिल्कुल उसके विपरीत है जो वो कह रहे हैं। तो इसीलिए कुछ लोग तो जिनका इनको तजुर्बा कम है, हम तो इनके पड़ोसी हैं, हमने तो इनको देखा है पिछले न केवल 1996 के बाद परंतु पिछले 20 साल को हमने देखा है। हम क्या भूल सकते हैं जो तालिबान का क्या रोल था, जो हमारी एम्बेसी के ऊपर जो हमले हुए हैं, तो उसमें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का बिल्कुल जो तार है, बिल्कुल जो धागा है वो कंट्रोल किया जाता है ISI के द्वारा। तो यही तालिबान भी, और तालिबान अगर कहता है जो हम आपसे अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो मैं पहले ये देखना चाहूंगा जो जब सरकार आती है, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक क्या उधर से स्टेटमेंट्स आती है, उसको मैं देखूंगा और मैं थोड़ा सा इनको जो वो काम करेंगे उसी के बाद देखकर मैं कुछ इस निर्णय पर लाऊंगा। पर अभी तो जो उन्होंने कहा है अभी तक अजय जी, उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया है। उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है और इसको हमें देखकर चलना होगा। पाकिस्तान तो यही, अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री सारे पड़ोसी देशों के पास गए हैं, सबको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जो तालिबान बदल गया है, आप तालिबान को रिकॉग्नाइज करिए। क्योंकि इस समय तालिबान को दो चीजें क्या चाहिए, एक चाहिए जो मान्यता मिले, एक चाहिए रिकॉग्निशन मिले, एक लेजिटिमाइज हो और दूसरा पैसा मिले। क्योंकि अगर लेजिटिमाइज नहीं होंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये इसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। परंतु मेरे विचार से मैं ये नहीं कहता हूं जो 31 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा, वो उसके आगे भी वो करते रहेंगे ऐसे, क्योंकि ये एक बहुत उनका मेरे विचार से लंबा गेम है जो कि अब उनको एडवाइस कर रहा है पाकिस्तान, हर चीज में एडवाइस कर रहा है। अशोक जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो अभी तारिक फतेह साहब का एक सुझाव था, उनका यह कहना है कि हिंदुस्तान कभी ना कभी इस बात को रियलाइज करेगा कि बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान की वो दुखती रग है जिस पर पैर रखने से शायद हम पाकिस्तान को उसकी असलियत समझा सकें।
कूटनीतिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के मामले को अब हमें हवा देनी चाहिए? एक मौका था जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से सिर्फ बलूचिस्तान शब्द कहा था और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से ये वाला अब ऐसा मौका आ गया है जो यकीनन इसको और हमें ऊपर करना चाहिए। न केवल इसमें परंतु गिलगिट बल्तिस्तान में भी देखिए, जो वहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, इन सबको हमें उठाना चाहिए। थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली इसको वर्ल्ड फोरा में हमें इसको उठाना चाहिए, जहां ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होती है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, हम अभी ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, वहां पर हमें उठाना चाहिए और देशों से बात करना चाहिए। हर जो ऐसा हमें फोरम मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री हर फोरम पर आतंकवाद की बात करते हैं, वहां पर इन सब फोरा पर हमें इसके बारे में भी जो किस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे वहां पर सभी का इतना कत्लेआम हो रहा है, और सबको ये थोड़ा सा जैसे मेरे विचार से तारिक फतेह साहब ने कहा होगा जो भाई ये बिल्कुल जो इन्होंने उनको इन्वेड करके अपने साथ उन्होंने ये लिया था, कोई उनको नहीं मिला था पाकिस्तान को, तो ये बिल्कुल ही एक यहां से वो अपना एक्सपेंशनिस्ट होने का किया उन्होंने, और वहां पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी उसके ऊपर वो अपना उसमें एक्सपेंशन तारिक फतेह साहब, मैं आपको शामिल करूं। आपका ये जो सुझाव था, अभी अशोक जी भी उसके साथ ही अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। अब ये बताइए कि किस तरीके से पाकिस्तान पर यह दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज जो हम अफगानिस्तान की सूरत हाल को देख रहे हैं और देखने वाले हैं, यह पाकिस्तान की देन है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। जी, आप अगर मैं होता जी इस लेवल पे, तो मैं तो सजेस्ट करता इंडियन गवर्नमेंट पहले पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करे, और ये वागा के ऊपर जो तमाशा होता है फौजों का एक दूसरे के साथ, ये आपके दोस्त मुल्क होता तो आप करते। अगर आप बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये करते समझौता और वो आपका दोस्त मुल्क है, दुश्मनों के साथ आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं? आप पाकिस्तान मिलिट्री का फैक्ट्रियों के बना हुआ सीमेंट इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। यानी एट सम स्टेज हमको हिंदुस्तान में कहना पड़ेगा कि हमें इकोनॉमिक फायदा नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हमारी सरजमीन पे हमला है। देखिए, ये अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये गज़वा हिंद का एक लार्जर प्रोजेक्ट है जो देवबंद के आपके मदरसों से निकला हुआ है। ये भी समझिए कि तालिबान फॉलो देवबंद मदरसा एजेंडा। आपके बैकयार्ड के अंदर 50,000 मदरसे चल रहे हैं जिनकी बच्चों की सोच वही की जा रही है जो तालिबान है, या अब ISIS-K निकाल दिया। इससे पहले किसी ने सुना ही नहीं था ISIS-K क्या है। अमेरिका में भी जो जहालत हो रही है उसका खमियाजा भुगत रहे ना, कि इतना मटेरियल बिलियंस के हिसाब से छोड़ के भाग गए। यानी हेलीकॉप्टर्स, जहाज, टैंक्स, ट्रक्स, हर चीज जो है वो छोड़ के कैसे भाग गए। इसमें खलीलजादा साहब जो है, ज़ल्मे खलीलजाद, जो अमेरिकन अफगान थे जिन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेशंस को बेवकूफ बनाया, वो काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने पूरी डिलीवरी की। अमेरिका ने उठा के काबुल का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इट वाज फर्स्ट ऑक्यूपाइड बाय द US सोल्जर्स, जिन्होंने तालिबान को कहा आइए जरा तशरीफ लाइए, हमने सब साफ करके ऑल डॉक्यूमेंट्स, और ये जो मेरी बहन कह रही थी फिंगरप्रिंटिंग जो उनका सिस्टम था कि हर अफगान की पहचान उसमें रिकॉर्ड है, वो उठा के पाकिस्तान को दे दी। और हमारे यहां से, मैं हमारे यहां इसलिए कह रहा हूं, कोई ना प्रेशर पड़ता है, ना हमारे NRIs कुछ करते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तानी जहां भी बैठा है वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के ग़ज़वा हिंद, जिहाद, अल्लाह अकबर करके वो पिल पड़ता है, और उसके सामने वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई उठ के बोल नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि इस्लामोफोब है। उन्होंने ऐसा पागल बनाया है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर कनाडा में एक अफगान खातून ने उन्हें कहा दे आर माय ब्रदर्स तालिबान,
और वो कनाडा के कैबिनेट में बैठी हुई है इलेक्शन के दौरान। आप बताइए कितनी हिम्मत चाहिए कि मंत्री हो आप कनाडा में और टेलीविजन के ऊपर आके कहें माय ब्रदर्स द तालिबान। अरे किसके ब्रदर, कहां से बन गए ब्रदर भाई? ये दीज आर फ्रॉम द 12th सेंचुरी, जो 21वीं सदी को हटा के फिर वही बर्बरियत लाना चाहते हैं जो तैमूर और बाबर और ये सब लेके आए थे हिंदुस्तान। इसको जहन में रखिए, सोच वही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, सोच वही है। और मुस्कान जी इसकी खुद ब खुद गवाह हैं। मुस्कान जी, हमें जरा समझाइए, ये जो शरिया कानून के आधार पर अफगानिस्तान को चलाने की जो दुहाई दी जा रही है, ये क्या अफगानिस्तान हम देखने जा रहे हैं? महिलाओं के साथ किस तरह के जुल्म होंगे और मानवाधिकार नाम की कोई चिड़िया वहां बचेगी कि नहीं? जो इन्होंने तालिबान अभी बोल रहे शरिया के कानून पर जा रहे, शरिया के कानून पर ये लोग बिल्कुल नहीं जा रहे, बताते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें महिलाओं के साथ कुछ काम नहीं है, हम उनके मतलब महिलाओं के वुमेन्स के राइट देते हैं, वुमेन्स के कोई राइट नहीं दे रहे। अभी जब से इन्होंने आया है सब जगह बंद है, वुमेन्स का कोई राइट नहीं है। अगर वुमेन्स नीचे तक, अगर के नीचे मतलब बालकनी से नीचे तो क्या बालकनी तक भी नहीं जा सकते हैं, मतलब मार्केट तो बहुत दूर के बात है। और महिलाओं के साथ तो क्या, जहाँ पे अभी काबुल है लोग रह रहे, वहाँ पे मर्द लोग जो जेंट्स लोग हैं वहाँ पे जीन्स पहनते हुए उसको मतलब मारपीट हो रहा है। ये कहा ये बदला हुआ है, कहा ये शरिया के लॉ में कुछ नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि स्पेशली वुमेन्स के साथ क्या हो रहा है, वुमेन्स के साथ रेप हो रहा है, वुमेन्स के साथ आग निकालते हैं, वुमेन्स के साथ ज़बरदस्ती निकाह हो रहा है, वुमेन्स के कोई राइट नहीं है, वुमेन्स को एज अ सेक्सुअल यूज़ हो रहा है। कहा जितने लड़कियां हैं 14 to 18 एज तक, 14 से 18 तक उठा के लेके जाते हैं। जहाँ पे मेरे एक फ्रेंड थे वहाँ पे उधर रेशिया से आए थे, वो पैदा हुआ रेशियन आईडी थे उनके, लेकिन अफगानी गर्ल्स थे, रेशियन आईडी थे उनके पास। तालिबान उसको देख के बस बोला कि ये मुझे पसंद आया, ये लड़की मुझे देना। वो लड़की अपने साथ उठा के लेके गई है। अब उनके माँ का क्या हाल होगी, उसके माँ का क्या हालत होगी, उसके बाप का क्या हालत होगी, पूरे फैमिली का क्या हाल है। लोगों को यही डर है, यही मजबूरी है, क्योंकि वो लोग 20 साल पहले किया है। लोगों के माइंड में वही है, लोगों के सोच में वही लोग है। उससे बदतर भी है कि मतलब लोग कुछ नहीं कह सकते। आप सोचिए, अगर किसी के लड़की, अब किसी के बच्ची को, किसी के जो वो लड़की थी 14-15 साल के, 14-15 साल की लड़की उठा के लेके जाती है कि ये मुझे पसंद आए, हमें देना। ये कौन से इस्लाम में यही कहा है कि हम किसी के बच्चे के साथ ये करें? कोई इस्लाम के कोई ये लोग बस फायदा उठा रहे, जो इस्लाम के नाम के लेके फायदा उठाती है। बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं जो जिसका वर्णन आप कर रही हैं। मैं जरा महसन साहब आपसे समझना चाहूंगा, जो हथियारों का इतना बड़ा जखीरा अब छोड़ के जा चुकी है अमेरिकी फौज, जो जा रही है, और हेलीकॉप्टर्स हैं, तरह तरह के लड़ाकू विमान हैं, जिस तरह के असॉल्ट राइफल्स वगैरह तो खैर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाकी सारे हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, इसका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान के लिए कितना आसान हो जाएगा और हिंदुस्तान के लिए ये कितने खतरे की बात है? जनरल मेस्टन, आप हमारे साथ हैं? आपने सवाल मेरे से पूछा? जी, आपसे, बिल्कुल, ये आपके लिए सवाल था सर। दिया था एम्बेसडर। हेलो सर, आप सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा था एम्बेसडर से सवाल पूछ रहे थे। नहीं, ये आपके लिए था सर, प्लीज जरा फिर से दोहराइएगा। सॉरी, सवाल जो हथियारों का जखीरा, जो हथियारों का पूरा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिकी फौज छोड़कर जा रही है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चाइना कितना कर सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, ये जनरल कुलकर्णी ने वैसे ही पहले बता दिया है। ये जो हथियार हैं, पहली बात तो काफी मात्रा में ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये सारे नाइट को ट्रांसपोर्टेड हो रहे थे, चमन और ये तोरखम बॉर्डर से वो पहुंच चुके हैं। और जो स्मॉल आर्म्स हैं
वो वहीं पर हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट आउटफिट्स के काम आएंगे, खासकर M4, M16 और बुलेट प्रूफ जैकेट्स तो हैं ही साथ में, और नाइट विजन डिवाइसेस हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं और कुछ ऑटोमेटिक हथियार हैं। ये टेररिस्ट के काम में आएंगे। और जो बड़े बड़े हथियार हैं वो सब पाकिस्तान ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और काफी मात्रा में पहुंच गए हैं। और चीन के लिए मेरे ख्याल वो कोई इतना ग्रेट हथियार नहीं माना जाएगा। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी जो है, खासकर ये जो हेलीकॉप्टर्स और कुछ एयरक्राफ्ट वो छोड़ के गए हैं, उसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको समझना जरूर चाहेंगे। और खासकर जो ड्रोन्स वगैरह भी हैं काफी मात्रा में जो छोड़ के गए हैं। तो जहां तक ये स्मॉल आर्म्स और ये जो छोटी छोटे हथियार मैंने बताए हैं, ये ऑब्वियसली टेररिस्ट के हाथ में है और इससे इनको थोड़ी क्षमता इनकी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए जहां तक M4 है उसमें नाइट विजन डिवाइस है और वो लाइट है, हथियार फेयरली लाइट है। पर जो हमारी सेना है, हमारे भी एक स्पेशल फोर्सेस और काफी पलटनों के पास ये M4 है, तो तकरीबन बराबर है उस लिहाज से। और AK-47 भी जो हम हैंडल करते हैं, मैं बताना चाहूंगा वो बहुत ही इफेक्टिव हथियार है। तो उसमें ऐसी कोई मतलब तुलना के लायक है नहीं। दोनों में आई वुड रेट देम एट पार। थोड़ा सा एडवांटेज नाइट विजन का है। दूसरी बात है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स अब इनको मिल गई हैं जी, तो ये अमेरिकन बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, तो इन्फिल्ट्रेशन के दौरान थोड़ा इनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि कुछ हमें बुलेट्स लगेंगे भी तो शायद हम बच जाएंगे। और हेलमेट्स जो हैं तो इनकी थोड़ी सुरक्षा थोड़ी बढ़ जाएगी, जो खुद की इंडिविजुअल प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी। नाइट विजन डिवाइसेस और सर्वेलेंस डिवाइसेस से ये थोड़े इनको गैप्स वगैरह ढूंढने में थोड़ा आसान होगा। और स्नाइपर्स तो ये दिन में और रात में लगा के रखेंगे, क्योंकि इनका टारगेट होगा जो हमारे सेंट्रीज वगैरह है उनको टारगेट करने का। बिल्कुल, तो काफी फायदा मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन में भी। एक आखिरी सवाल जनरल कुलकर्णी, मुझे ये बताइए कि भारत को तुरंत क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि अपनी जनता को सुरक्षित रख सके और भरोसा दें कि अफगानिस्तान के हालात हम दूर से जरूर देखेंगे लेकिन उसकी आंच हम तक नहीं आएगी? अजय जी, बहुत गंभीर सवाल है। सबसे पहले कि जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, यकीन करना है कि बाहर से कोई भी जिस प्रकार से ये आतंकी संगठन चाहे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है और ये जितने भी है पाकिस्तान जिनका इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर के अंदर ना ढकेले, नंबर 1। नंबर 2, भारत के अंदर भी जिस तरीके से मानसिकता है, ये तालिबानी मानसिकता जो केरला से लेकर कश्मीर तक फैली हुई है, इस मानसिकता के ऊपर नजर रखना बहुत 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 जरूरी है। और यकीन करना है कि किसी प्रकार से भी इस मानसिकता को बढ़ावा ना दिया जाए और हिंदुस्तान को इससे बचाया जाए। तीसरी बड़ी बात यह है कि वहां पर भी अफगानियों के साथ जो हमारे बहुत बढ़िया रिश्ते रहे हैं, जैसे मुस्कान करीब बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे, संजय साहब तो वहां पर मिलिट्री अटैचे रहे, तो उनको मालूम है इतने बढ़िया संबंध हैं। उन संबंधों को हम लोगों ने बढ़ाते रहना चाहिए। और मैं बार बार कहूंगा कि सारे तालिबान पठान हैं, तो सारे पठान तालिबान नहीं है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और आज की तारीख में अगर तालिबान जो है वो उनका जो नॉन पश्तूनों के साथ जो एरोगेंस आया है तालिबान के अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिस प्रकार से हथियारों का जमावड़ा इनके हाथ लगा है, उनकी क्षमता बढ़ी है, उनकी हौसला अफजाई हुई है, उसमें जो है बाकी जितने भी लोग हैं उन सब ने इकट्ठा होना चाहिए। अफगान के अंदर भी लोगों ने एक आक्रोश, जिस तरीके से औरतों के बीच में आक्रोश अफगानिस्तान के अंदर है, वो आक्रोश इतना फैलना चाहिए कि तालिबान अपने घुटने में आना चाहिए। 70,000 आदमी चाहे पाकिस्तान कितना भी सपोर्ट करे, मान नहीं सकता कि 350 लाख अफगानियों को इतना एकदम कमजोर बना के। बात आपने यहाँ पर कही, बहुत ही धन्यवाद जनरल कुलकर्णी, और आप सबका बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। जनरल कुलकर्णी की 2 बातें मैं रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो सारे तालिबान पठान हैं, लेकिन सारे पठान तालिबान नहीं है। ये बात हम सबको गौर करने वाली बात है। और दूसरी, तालिबानी सोच हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। वो लोग जो तालिबान की पैरोकारी हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो देशभक्ति का काम तो नहीं कर रहे। इस बात पर गांठ बांध लेना चाहिए हम सबको। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें क्या है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।